कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी अपरिचित। रात थोड़ी डरावनी हो चली थी। वैसे इसमें रात की कोई गलती नहीं थी। प्रकृति के बंधे बंधाए नियमों के तहत धरती के उस हिस्से ने सूरज से पीठ कर ली थी जिधर दिल्ली बसता था। ये तो वो रोज ही किया करती थी। गलती शायद इस शहर की थी या सिया के कुछ अनुभवों की, जिन्होंने उसके जहन में डर का ऐसा कीड़ा छोड़ा जो यूं लेट होने पर कुलबुलाने लगता। कहने को बाहर मौसम और माहौल ऐसा था जिसे प्रेमी युगल रोमांस के लिए आदर्श मान सकते हैं। यानी हल्की फुहार, सुहावनी बयार, सड़क सुनसान और उस पर ढलता अंधेरा। मगर सिया इस वक्त कोई प्रेमिका तो थी नहीं, जो एक चार्टर्ड बस का सफर इसलिए तय कर रही थी ताकि अपने प्रेमी तक पहुंच सके। वो तो कंप्यूटर ऑपरेटर थी जो आज 2 घंटे ओवर टाइम करने के बाद थकी हारी ऑफिस से घर लौट रही थी। ऑफिस से पहले ही देर से निकली थी। फिर जो बस मिली उसमें ऐसा पंचर हुआ कि फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। दूसरी बस बहुत देर बाद मिली जिसमें गिनती की सवारियां थीं, वो भी सारे मर्द। इस शहर में यही छोटी सी बात किसी लड़की के डरने का कारण बन जाती है। निर्भया की घटना के असर से शायद दिल्ली अभी भी नहीं उभरी थी। बस में तो फिर भी ठीक था। सिया को असली चिंता बस स्टैंड से घर तक पहुंचने की थी। इस वक्त बस स्टैंड से घर के लिए ऑटो पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। अगर कोई भूला भटका मिल भी जाता तो तिगुना चौगुना किराया मांगता। यह कहकर वहां से खाली लौटना पड़ता है। वो जानती थी लेट होने पर यह रास्ता सुनसान हो जाता है। जहां से गुजरते हुए उसे दसियों बुरे ख्याल आते हैं। पास से गुजरने वाले हर कार, स्कूटर, ऑटो, इंसान को वो शक की नजरों से देखने लगती है। दिल बैठा जाता है, जिसे मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ जैसे तैसे संभालती है। 2 महीने पहले इसी रास्ते से लगभग इसी समय एक राहगीर लड़की को जबरन वैन में डालकर ले गए थे। बस ने जोर से ब्रेक लगाया तो सिया के बुरे ख्यालात भी कुछ पल के लिए ठिठके। उस स्टॉप पर थोड़ी और सवारियां उतर गईं। अब बस में सवारी के नाम पर एक उम्रदराज आदमी और 3-4 शोहदे बचे थे, जो उससे एक सीट छोड़कर पीछे बैठे थे। उनके बीच जिस तरह का ओछा हंसी ठट्ठा चल रहा था, सिया समझ गई थी कि उसका केंद्र वही है, मगर दम साधे बैठी रही। उनमें से 2 लड़के अपनी सीट से उठे और ठीक उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गए। हालांकि उनके हाथ सिया से दूर थे, फिर भी न जाने क्यों वह उनकी उंगलियां अपनी पीठ पर फिरती हुई महसूस कर रही थी। उनकी नजरों का ताप उसे किसी एक्सरे किरणों सा बेधता लग रहा था। उनके अश्लील मजाक कानों में शीशे से पिघल रहे थे। सिया जैसे सुन्न पड़ गई थी। तभी बस में पीछे बैठे उम्र दराज इंसान आकर उसकी सीट पर बैठ गए। उसे स्माइल देकर ऐसे बातचीत करने लगे जैसे पुरानी जान पहचान हो। आज लेट हो गया बेटा तुम्हें, रोज तो जल्दी आ जाती हो। इससे पहले सिया कुछ समझकर जवाब देती, उन्होंने अगला सवाल दागा। घर में सब कैसे हैं? पापा ठीक हैं? पिछले महीने तबीयत खराब थी ना उनकी। सिया ने चुप्पी साधे रखी, साथ ही दम भी। पापा तो 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में। वह खिड़की के बाहर झांकने का उपक्रम करते हुए हालत समझने की कोशिश कर रही थी। वह उस आदमी को जरा भी नहीं पहचानती थी जो उससे लगातार किसी परिचित की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था। दिखने में तो बेशक शरीफ लग रहे हैं, शायद वो उसे कोई और समझ रहे हों। कन्फ्यूजन हो सकता है ना, मगर ये उसकी चालाकी भी तो हो सकती है। लड़की देह के पास आने की, उसे छूने की, महसूस करने की। और उस दिन ऑफिस में सुगंधा कह रही थी ना, ये बड़ी उम्र वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। पहले बेटी बेटी करके अपनी उम्र का दिखावा करने निर्दोष बनते हैं, और फिर मौका देखकर अचानक से इनके भीतर का जानवर प्रकट होता है, जो जोरदार झपट्टा मारता है। इन अधेड़ों से ज्यादा बचकर रहना चाहिए। पहले पास बैठेंगे, बातों में उलझाएंगे, फिर बहाने से कभी टांगे कभी कंधे छुआएंगे, तुम पर लदने की कोशिश करेंगे। बस एक मोड़ से मुड़ी तो वह आदमी वाकई सिया पर लगभग लुढ़क ही पड़ा। सिया को सुगंधा की बात पर एकाएक यकीन हो आया। वो घिर चुकी है, सोचकर सिया की देह पसीने पसीने हो उठी। गला सूखने लगा। चाहती थी चिल्लाकर उन्हें डांट दे, पीछे बैठे शोहदों को भी, मगर कमजोर पड़ रही थी। खैर राम राम करते हुए उसका बस स्टॉप आया। वो सामान समेट ऐसे भागी
जैसे पिंजरा खोलने पर कोई जानवर भागता है। उसके साथ वो अधेड़ आदमी भी उतर गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। सही कह रही थी सुगंधा, बस से उतरकर उन बदतमीज लड़कों से तो पीछा छूट गया, मगर ये बुढ़ा तो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। सोचते हुए सिया ऑटो स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई, मगर वहां दूर दूर तक ना कोई ऑटो था न राहगीर। नितांत सुनसान सन्नाटा। ऊपर से बारिश भी बढ़ गई थी। वो आदमी उससे थोड़ी दूर खड़ा हो गया। बेटी, अब यहाँ ऑटो नहीं मिलेगा, मेरा घर पास ही है। चाहो तो साथ चले चलो, मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगा। इस बार सिया बड़ी हिम्मत जुटाकर भड़क पड़ी। देखिए अंकल जी, पहली बात मैं आपको जानती नहीं हूँ, फिर भी बस में आप मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कितनी पुरानी जान पहचान हो। दूसरी बात, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप वाकई मुझे बेटी की तरह मानते तो मुझे अकेला देख यूं मेरा पीछा न करते। वैसे भी इस शहर में बहुत सी लड़कियों को ऑटो नहीं मिलता, तो क्या आप सबको अपनी कार से घर पहुंचाएंगे? अगर अब आपने मुझे तंग किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। धमकाते हुए सिया का चेहरा तमतमा गया। सिया, जो अब तक सीधी साधी गौ समान सॉफ्ट टारगेट लग रही थी, अब दुर्गा के रूप में आ चुकी थी। वह आदमी सन्न रह गया, फिर थोड़ा झेप कर वहां से चला गया। उसके जाने पर सिया ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा लगा उसे आज, पहली बार किसी को इस तरह डांट कर, बताकर कि वह कमजोर नहीं है, वह भी विरोध कर सकती है। बारिश की तिरछी बौछारें बस स्टैंड के शेड में घुसपैठ कर उसे भिगो रही थीं। सड़कों पर तेज भागती गाड़ियों की बत्तियां गीली सड़क पर रोशनी बिछा रही थीं। जैसे ही कोई ऑटो सिया की नजरों में आता, वो उसे भागकर हाथ दिखाती, मगर सभी में कोई न कोई सवारी बैठी होती। यूं ही 15-20 मिनट गुजर गए। थक गई थी वो इस संघर्ष से। अंततः उसने भगवान का नाम लेकर बारिश में पैदल ही घर तक का सफर करने की ठानी। आखिर कब तक यहाँ खड़ी रहती? वो सिर को दुपट्टे से ढक चली ही थी कि एक कार उसके पास आकर धीमे धीमे चलने लगी। एक नए खतरे की आहट पा वह ऊपर से नीचे तक कांप उठी। कुछ भी तो नहीं था उसके पास जो इस हालत में उसका हथियार बन पाता। सुगंधा कितनी बार समझा चुकी है, लड़कियों को पर्स में कोई छोटा मोटा चाकू, पेपर स्प्रे वगैरह रखना चाहिए, जो ऐसे में तुरंत उनका सहारा बन सके, मगर उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आप भीग रही हैं, आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? कार का विंडो ग्लास नीचे हुआ, जिसमें से एक आवाज आई। आवाज किसी मर्द की नहीं बल्कि एक लड़की की थी, जिसे सुनकर सिया की जान में जान आई। उसने मुंह घुमाकर देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर लगभग 24-25 साल की लड़की बैठी थी, मासूम सी लेकिन आत्मविश्वास से भरी, जिसके गले में किसी कंपनी का आई कार्ड लटक रहा था। पास की सीट पर लैपटॉप रखा था, वो भी शायद ऑफिस से लौट रही थी। सिया कुछ पलों के लिए जड़ हो गई। मन किया उस अजनबी लड़की से लिपट जाए और फूट फूट कर ऐसे रो पड़े जैसे बचपन में किसी बात से डर जाने पर माँ से लिपट रो दिया करती थी। वह उसे बताना चाहती थी इस वक्त कितनी जरूरत थी उसकी, उसके इस प्रस्ताव की कि आपको कहीं ड्रॉप कर दूं। सच, भगवान भी कैसे कैसे रूप धर मदद को आता है। सोचकर सिया ने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया और कार में बैठने लगी, मगर संकोच से रुक गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, उसके बैठने से सीट गीली हो जाती। कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर लूंगी, आप आराम से बैठ जाइए, उसने सिया का संकोच भाप मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू वेरी मच, आपको नहीं पता इस वक्त मुझे इस लिफ्ट की कितनी ज़रूरत थी, सिया ने राहत भरी सांस छोड़ते हुए कहा। मुझे पता है, यहाँ पर इस वक्त मुश्किल से कोई ऑटो टैक्सी मिलती है, और आज तो मौसम भी खराब है। आप चिंता न करें, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूंगी। सिया ने उसे अपने घर का पता बता दिया। आप भी उस साइड रहती हैं क्या? रहती तो नहीं, किसी काम से जा रही थी। ओह, तो आपको मेरी वजह से एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे बारिश में ड्राइव करना पसंद है, वह मुस्कुराई। दोनों में संक्षिप्त परिचय का आदान प्रदान हुआ, फिर इधर उधर की बातें होने लगी। उस लड़की का नाम सुहासिनी था, जो एक आईटी कंपनी में इंजीनियर थी। सिया ने उसे अपने साथ बस में हुआ वाकया बताया कि कैसे उसे कुछ लड़कों ने और उससे भी ज्यादा एक अधेड़ आदमी ने परेशान किया। फिर जी भरकर इस शहर को और इस शहर के मर्दों को कोसा। भड़ास निकाल सिया कुछ हल्की हुई और आंख बंद कर बैठ गई। क्या सोच रही हैं? सुहासिनी ने टोका। उस आदमी का चेहरा आंखों के आगे घूम रहा है, दिखने में इतना शरीफ, कितना सीधा साधा लग रहा था, मगर देखो तो जरा हरकतें कैसी थी। तुम उसे देखती तो मान ही नहीं सकती थी कि वो बेटा बेटा बोलकर किसी लड़की को इस तरह तंग कर सकता है।
हाँ, ये तो मैं सच में नहीं मान सकती, कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ऐसा कर ही नहीं सकते। सुहासिनी ने इस बार थोड़ा गंभीर स्वर में कहा। सिया उसे सवालिया नजरों से घूरने लगी। क्या तुम जानती हो उसे? हाँ, जानती हूँ, पापा हैं वो मेरे। सुनकर सिया चौंक पड़ी। वैसे इसमें ना तो तुम्हारी कोई गलती है ना ही उनकी। बहुत लड़कियों से डांट खा चुके हैं, मगर क्या करें, स्वभाव से मजबूर हैं। मेरी हम उम्र हर लड़की में मुझे ही देखने लगते हैं और उसके लिए उतने ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं जितना मेरे लिए। वो तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए तुम्हें घर छोड़ना चाहते थे, मगर जब तुम नहीं मानी तो मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं ऑफिस से तभी घर पहुंची थी और देखो ना, मुझे आते ही दौड़ा दिया कि तुम्हें अपनी कार से घर छोड़कर आऊं। जानती हो वो अभी भी वहीं बस स्टॉप के पीछे खड़े इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें ड्रॉप कर उन्हें पिक करूंगी, फिर तसल्ली के साथ वो घर जाएंगे। सिया बुत बनी सब सुन रही थी। समझ नहीं आ रहा था कैसे प्रतिक्रिया दे। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कैसी धारणा बना लेता है हमारा मन। हमारा अपना डर, अपनी सोच सामने वाले का चेहरा बदल देते हैं। आंखें वह देखने लगती हैं जो है ही नहीं। कान वो सुनने लगते हैं जो कभी बोला ही नहीं गया। क्या क्या बोल गई थी वो सुहासिनी के पिता के बारे में। अब किस मुंह से सॉरी बोले। सिया बस का घटनाक्रम याद करने लगी। जब वो उसके पास बैठ उससे बतियाने लगे थे तो पीछे बैठे लड़के चुप हो गए थे। शायद वे उन्हें यही जताना चाहते थे कि मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैंने पता नहीं उन्हें क्या क्या कह दिया। सिया शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। तुमने जो किया ठीक किया। लड़कियों को अजनबियों पर आँख-मूंद भरोसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी मेरे पापा जैसा नहीं होता ना। काश हर आदमी तुम्हारे पापा जैसा होता, तो ये दुनिया बेटियों के लिए जन्नत होती। सिया अपने घर के बाहर खड़ी सुहासिनी को जाते देख मन ही मन बुदबुदा रही थी। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी अपरिचित। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।